नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया एकेडमी। दोस्तों, नई वीडियो आने में थोड़ा विलंब रहा जिसके कुछ निजी कारण थे, तो एक बार फिर से लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक है कि एक पीपीसी इंजीनियर या पीपीसी एग्जीक्यूटिव को क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक पीपीसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए क्या स्किल रिक्वायरमेंट है और आप एक बेहतर पीपीसी इंजीनियर कैसे बन सकते हो। तो दोस्तों, फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक पीपीसी इंजीनियर को क्या क्या पता होना चाहिए, पीपीसी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स या फॉर्मेट्स या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, आप एक बेहतर पीपीसी इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और इंटरव्यू में एक पीपीसी इंजीनियर से क्या क्या पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम टोटल 22 टिप्स जानेंगे एक बेहतर पीपीसी इंजीनियर बनने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पीपीसी होता क्या है। दोस्तों, पीपीसी की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग व कंट्रोल। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है, पीपीसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ऑर्डर आने से लेकर के ऑर्डर जाने तक की सारी एक्टिविटीज को कवर करता है। सपोज कि हमारे पास एक ऑर्डर आया 1000 पीस का किसी भी कस्टमर XYZ से, तो वो ऑर्डर सेल्स टीम ने लेकर पंच कर दिया इंटरनल वर्क ऑर्डर, तो अब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की जो जिम्मेदारी होगी वो पीपीसी डिपार्टमेंट की होगी। तो अगर देखा जाए तो होल एंड सोल किसी प्रोडक्ट को किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर तैयार करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह पीपीसी डिपार्टमेंट है। चलिए फिर अब जानते हैं कि पीपीसी इंजीनियर्स को क्या क्या पता होना चाहिए। दोस्तों, जो टिप नंबर 1 है वह है कि जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और सिस्टम्स है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले है 5S। 5S पे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ, यहाँ हम ब्रीफ में जानेंगे। 5S एक जैपनीज टर्मिनोलॉजी है, जैपनीज सिस्टम है जो 5S से मिलके बना है, सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, सिस्सुके, जिसके अंदर हम मटेरियल की सॉर्टिंग करते हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से लगाते हैं, मटेरियल या आइटम्स को शाइन करते हैं, उनको चमकाते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं चौथे एस के अंदर, और पांचवें एस के अंदर हम सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, इन चारों एस को बनाए रखते हैं। आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के 5S के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि काइजन, पोकायोके, टेमवुड, कानबान, टीपीएम। इनके बारे में भी हम ब्रीफ में जानेंगे। डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं काइजन। दोस्तों, काइजन क्या है? दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है, काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है गुड। तो काइजन का मतलब हुआ चेंज फॉर गुड या चेंज इज गुड, बेहतर के लिए सुधार करना। हम जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर या अपने खुद के अंदर, उसको हम काइजन कहते हैं। दूसरा जो टूल है वह है पोकायोके। पोकायोके भी दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है, पोका प्लस योके। पोका का मतलब होता है मिस्टेक, योके का मतलब होता है प्रूफिंग। तो हमने कोई प्रोडक्ट के ऊपर किसी टूल पे या किसी मशीन पे कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया जो कि गलती से भी गलती ना होने दे। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी जा करके वो गलती करना चाहे तो वह गलती से भी गलती ना हो, उसको हम पोकायोके सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि आप लोग अगर एक्टिवा वगैरह या जुपिटर स्कूटर है आपके पास और आपने चलाया है, तो उसमें कंपनी ने एक पोकायोके किया है, जब तक कि आप ब्रेक ना दबाओ आप स्कूटी को एक्सीलेटर दे करके या सेल्फ मार करके स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह गियरलेस स्कूटर है, अगर उसको एज ए टीज स्टार्ट कर दिया तो वह आगे भाग सकता है। इसलिए उन्होंने क्या पोकायोके किया कि पहले आपने ब्रेक दबानी है, उसके बाद ही जो है स्कूटर आपका एक्सीलरेटर लेगा। इसके बाद है टिमवुड। टिमवुड क्या है? 7 प्रकार के वेस्टेज है जो किसी भी प्रोसेस के अंदर होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस है कि कोई भी कंपनी है, उसके अंदर आपको 7 तरीके के वेस्टेज मिलेंगे, जो कि है ओवर ट्रांसपोर्टेशन, ओवर इन्वेंट्री,
ओवर मोशन, ओवर वेटिंग, ओवर आउटपुट, ओवर ऑपरेशन और ओवर डिफेक्ट्स। तो हमने क्या करना है, इन 7 डिफेक्ट्स को, इन 7 वेस्टेजेस को हमने आइडेंटिफाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एलिमिनेट करना है। इसके बाद है कानमान। कानमान क्या होता है? टू पिन सिस्टम होता है कि हम विजुअली कंट्रोल करते हैं। अगर मटेरियल खत्म हो चुका होता है या खत्म होने वाला है तो हम उसको विजुअली कानमान कार्ड के थ्रू कंट्रोल करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन लाइंस ना रुके। इसके बाद है टीपीएम। टीपीएम होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कुल उत्पादक रख रखाव। हमने मशीनों को ऐसे मेंटेन करना है जैसे कि वो स्टार्टिंग में थी, मतलब कि मशीन ऐसी रहनी चाहिए कि जैसा बिल्कुल नई मशीन होती है। यही इसी के ऊपर सारा टीपीएम कॉन्सेप्ट काम करता है। आपको ये सारे टॉपिक डिटेल्स में जानने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के या मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। कानबान के ऊपर आपको वीडियो नहीं मिलेगी, वो भी मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में डालना चाहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद है मैन मशीन मटेरियल सेफ्टी नॉलेज। जो पीपीसी इंजीनियर है उसको सेफ्टी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा कीमती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक भी फर्टेलिटी हो जाती है तो वो उसके लिए लेने के देने पड़ जाते हैं। प्लस क्या है, हमारे लिए तो एक फर्टेलिटी है, लेकिन जो उस बंदे का परिवार है, उस व्यक्ति का परिवार है, उसके पीछे 4 लोग और जुड़े हुए हैं। तो हमने मैन मशीन मटेरियल की सुरक्षा का ध्यान रखना है। इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए कि उसको हम कैसे कंट्रोल करें कि हमारे कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई प्रोडक्ट डैमेज ना हो, कोई मैन को चोट ना लगे, कोई मटेरियल में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों इसके बाद है पीएफडी। पीएफडी होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो कोई अगर पीपीसी इंजीनियर है, अगर उसको यही नहीं पता कि पीएफडी क्या चीज़ है, तो वह क्या चीज़ें प्लान करेगा और क्या चीज़ें कंट्रोल करेगा। तो पीएफडी बेसिकली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक गाइड होती है कि अगर मैंने प्रोडक्ट ए बनाना है, सपोज मैंने एक फ़ोन तैयार करना है, तो पहले क्या स्टेप होगा, फिर क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा। तो क्या है, पीएफडी बेस है किसी भी प्रोसेस को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसलिए एक पीपीसी इंजीनियर को पीएफडी के बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हो उसका पीएफडी क्या है, वो किन किन स्टेजेस से गुजरेगा कि तब जाके वह कंप्लीट होगा। आप एक मैन्युफैक्चरिंग का पीएफडी भी बना सकते हो और एक प्रोडक्शन का भी पीएफडी बना सकते हो, या हम एक ओवरऑल प्रोसेस फ्रॉम ऑर्डर एग्जीक्यूशन टू डिस्पैच का भी पीएफडी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब कुछ जान लेते हैं टेक्निकल स्किल्स क्या क्या आनी चाहिए एक पीपीसी इंजीनियर को। सबसे पहली जो टिप है वह है प्लांट कैपेसिटी कैलकुलेशन एंड प्लानिंग। कि जो पीपीसी इंजीनियर है उसको प्लांट की कैपेसिटी निकालना आना चाहिए कि हमारे पास कितनी मशीनें हैं, वह कितने घंटे अवेलेबल हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे प्लांट के अंदर टोटल इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी क्या है, कि हम महीने के 5000 पीस बना सकते हैं या 500 पीस बना सकते हैं। तो उसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि मार्केटिंग या सेल्स टीम तो ऑर्डर ले आती है, वो ऑर्डर ले आएगी 10,000 पीस का, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी ही 5,000 की पीस की है। तो मार्केटिंग और प्रोडक्शन में क्या है, खींचातानी हमेशा चलती रहती है। और ये सब किस कारणों से होता है कि पीपीसी डिपार्टमेंट ने, पीपीसी इंजीनियर ने प्लांट की कैपेसिटी जो है वह सही ढंग से कैलकुलेट नहीं किया और उसको प्रॉपरली प्लान नहीं किया है। तो आपको प्लांट की कैपेसिटी निकालना आना चाहिए। सेकंड है मटेरियल प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग क्या है कि जब कोई ऑर्डर आएगा, सपोज 10,000 पीस का ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको किस किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपको रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या आपको बीओपी पार्ट्स चाहिए, क्या क्या आपको कंज्यूमेबल्स चाहिए। तो यह सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको रॉ मटेरियल प्लानिंग जो है या मटेरियल प्लानिंग आना चाहिए। इसके बाद है शेड्यूलिंग या प्रोजेक्ट चार्टर। आपने प्लान भी कर लिया, आपने कैपेसिटी निकाल ली, अब आ जाती है बात शेड्यूलिंग की, कि जो आप जो है शेड्यूल कैसे करोगे सारी चीज़ों को। कि एक ऑर्डर जाना है 10,000 पीस का, तो उसको आपको शेड्यूल करना है कि सबसे पहले हम
रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करेंगे। जब मटेरियल प्रोक्योर हो जाएगा, इन बिटवीन हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, अगर उसके अंदर कोई डिज़ाइन या ड्राइंग इन्वॉल्व है तो डिज़ाइन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद जब मटेरियल आ गया तो हम फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन हाउस क्या क्या होनी है, बाहर क्या क्या होनी है, हमने जॉब वर्क क्या क्या कराना है, आउटसोर्स प्रोसेस जैसे कि कोई हीट ट्रीटमेंट वगैरह है, कोई प्लेटिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो एक पीपीसी इंजन को शेड्यूलिंग आनी चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली शेड्यूल कर सको, प्रोजेक्ट चार्टर बना सको कि इस 10,000 पीस को कंप्लीट करने के लिए हमने ये 10 स्टेप्स लेने हैं और 10 स्टेप्स हमको इस दिन लेने हैं या इस वीक में लेने हैं। तो वह उसको शेड्यूलिंग के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है मैन पावर एंड मशीन प्लानिंग विद हैंडलिंग। पीपीसी इंजीनियर को मैन पावर और मशीन प्लानिंग भी आनी चाहिए। इस मशीन पे मेरा यह पार्ट तैयार हो सकता है या यह मशीन मेरा ये प्रोसेस करने के लिए बनी है। ऐसे ही मैन पावर भी उसको पता होना चाहिए कि अगर मैंने 10,000 पीस बनाने हैं तो मेरी कितनी मैन पावर लगेगी, या मेरी इस मशीन के ऊपर एक मैन पावर लगेगी या 2 मैन पावर लगेगी, या पैकिंग लाइन में 10,000 पीस को पैक करने के लिए मुझे डेली 10 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैन पावर प्लानिंग भी आनी चाहिए, साथ ही साथ मैन पावर हैंडलिंग भी उसको आनी चाहिए पीपीसी वाले को, कि वो हैंडल कर सके सही से मैन पावर को। नेक्स्ट है कंडक्टिंग पीपीसी मीटिंग एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आपने सब कुछ कर लिया, प्लान कर लिया, मटेरियल के लिए प्लानिंग कर ली, शेड्यूलिंग कर ली, मैन पावर की प्लानिंग कर ली। अब आप बात आ जाती है कि आपका दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है। सपोज परचेज वाले ने कुछ मटेरियल मंगाना है या स्टोर से आपको कोई मटेरियल चाहिए, मेंटेनेंस में कुछ मशीनें आपकी पड़ी है, मेंटेनेंस आपको मशीनें ठीक करानी है, तो आपका डेली के डेली एक पीपीसी मीटिंग ज़रूर हेल्ड होनी चाहिए। आपको पीपीसी मीटिंग करना आना चाहिए, जिसके अंदर एजेंडा यही है कि हमने क्या क्या डिस्पैचेस निकालनी है। डेली मीटिंग में हमने ये डिस्कस करना है कि आज की क्या क्या डिस्पैचेस हैं, और वो जो डिस्पैचेस हैं उनसे रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, कोई शॉर्टेजेस तो नहीं है, कोई शॉर्टफॉल्स तो नहीं है, ताकि हम उनको दिन रहते क्लियर कर लें और हमारा जो आज का डिस्पैच है या इस वीक का डिस्पैच है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यह सबसे ज़रूरी पार्ट है कि आपने सारी चीज़ें प्लान कर ली, अब बात आती है उसको एक्चुअल में मॉनिटर करने की। आपने प्लान किया कि सीएनसी से मेरे ये 10,000 पीस जो है 15 तारीख तक निकल जाएंगे। एक्चुअल में वो 15 तक निकले या 12 तक निकले या वो उनका अता पता ही नहीं है, वो 20-25 तक पहुंच गए। क्योंकि एक ये क्या है, सीरीज में प्रोसेस होती है कि जी पहले मटेरियल प्रोक्योर होगा, डिज़ाइन होगा, सीएनसी पे जाएगा, बीएमसी पे जाएगा, हीट ट्रीटमेंट पे जाएगा। तो एक जगह भी अगर डिले हो गया तो वो आगे रिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो आपको क्या है, प्लान के साथ जो है एक्चुअल भी डेली मॉनिटर करना है, ताकि अगर कहीं पर लूप होल्स रह गए, कहीं पर आपके डिलेज रह गए, तो आप उस पर एक्शन ले सके। एक पीपीसी इंजीनियर को एक्सेल या गूगल शीट की ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जी मुझे तो बेसिक आता है, मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। उसको बढ़िया तरीके से एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप फॉर्मेट्स बनाएंगे, जो भी आप शेड्यूल्स बनाएंगे, कोई प्लानिंग देंगे, चाहे आपकी कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर लगाओ, सैप क्यों ना लगाओ, लेकिन फिर भी एक पीपीसी इंजीनियर को जो है एक्सेल या गूगल शीट में मास्टर होना चाहिए, क्योंकि ये बेस है पीपीसी डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता है और आप पीपीसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप आज ही एक्सेल की क्लासेस करें, चाहे वो आप यूट्यूब से देख के सीखें, चाहे कोई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। आपको एक्सेल में मास्टरी करनी पड़ेगी पीपीसी डिपार्टमेंट में प्रॉपरली काम करने के लिए। नेक्स्ट है आरएमएफजी मैट्रिक्स, मशीन ऑपरेटर मैट्रिक्स, पार्ट मशीन मैट्रिक्स। अब ये तीनों मैट्रिक्स क्या हैं? सबसे पहला है हमारा आरएमएफजी मैट्रिक्स। RM इज रॉ मटेरियल, FG इज फिनिश गुड। किस रॉ मटेरियल से मेरे क्या क्या FG तैयार हो रहे हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, ताकि जब कोई ऑर्डर आए तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सको। ऐसा हो सकता है कि एक ही रॉ मटेरियल से आपके 5 तरीके के फिनिश गुड तैयार हो रहे हैं, तो जब आप उसका ऑर्डर लगाओगे तो 5 के हिसाब से लगाओगे, एक के हिसाब से नहीं लगाओगे।
नेक्स्ट है मशीन ऑपरेटर मैट्रिक्स। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ऑपरेटर कौन कौन सी मशीन को ऑपरेट कर सकता है। साथ ही पार्ट मशीन मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस मशीन के ऊपर कौन कौन से पार्ट चला सकते हो या कौन कौन सी प्रोसेसेस कर सकते हो। आपने प्लानिंग कर दी जी ये वाला पार्ट जो है सीएनसी नंबर 12 पे चलेगा, सीएनसी नंबर 12 की तो उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतने डाया का तो उस पर पार्ट लोड ही नहीं हो सकता, तो आपकी प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई। तो इसलिए आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। आपकी आरएमएफजी मैट्रिक्स तैयार होनी चाहिए, मशीन ऑपरेटर मैट्रिक्स तैयार होनी चाहिए, साथ ही पार्ट मशीन मैट्रिक्स आपकी तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट है मंथली, वीकली, डेली प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। आपको मंथली प्लान करना आना चाहिए, आपको वीकली प्लान आना चाहिए और डेली प्लानिंग आपको आनी चाहिए। मंथली प्लान से वीकली प्लान बनेगा, हम उल्टा चलते हैं कई बार कि डेली प्लान कर लेते हैं फिर वीकली फिर मंथली। हमें सबसे पहले क्या करना है, पूरे मंथ का प्लान बनाना है कि हमने इस मंथ में ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करने हैं, डिस्पैच करने हैं। उसके हिसाब से हमारा वीकली प्लान बनेगा कि वीक 1 में ये जाएगा, वीक 2 में ये जाएगा, वीक 3 में ये जाएगा, वीक 4 में ये जाएगा। और वीकली प्लान से डेली प्लान बनेगा कि वीक 1 में जो डिस्पैचेज हैं मैं पहले दिन जो है वीक के पहले दिन ये निकालूंगा, दूसरे दिन ये निकालूंगा, तीसरे दिन ये निकालूंगा, चौथे दिन ये निकालूंगा। कि मंथली, वीकली और डेली प्लानिंग में मास्टरी होनी चाहिए, आपको सही तरीके से प्लान करना आना चाहिए। प्लानिंग कैसे आप करोगे? प्लानिंग करोगे आप कस्टमर की प्रायोरिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से उसने आपसे मटेरियल मांगा है उस हिसाब से प्लान करोगे। आप अपने हिसाब से प्लान नहीं करोगे कि मैं ये इतनी तारीख को भेज दूंगा, वो इतनी तारीख को भेज दूंगा। कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर को किस दिन चाहिए, उस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे। बेसिकली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो तो पूरा मंथ का प्लान दे देती है कि हमने इस तारीख को ये मटेरियल इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वहाँ तो बहुत ही आसान है, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो अपने मंथली और वीकली और डेली। प्लस जो जो नॉन ऑटोमेटिव यूनिट्स हैं वहाँ पर भी कुछ कस्टमर्स जो है आपको एक टेंटेटिव डेट देते हैं कि हमें ये 15 तारीख को मटेरियल चाहिए, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है हमारी वह है OEE। OEE क्या होता है? ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो और क्वालिटी रेशियो। OEE क्या है कि पूरे प्लांट का एक तरीके से क्या है, ये रिपोर्ट कार्ड है। अगर आपका OEE 50% आ रहा है तो समझ लो जो आपके प्लांट की कैपेसिटी है आप उसको सिर्फ 50% ही यूटिलाइज कर रहे हो। तो इसलिए पीपीसी वाले को OEE के बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए कि अगर OEE डाउन जा रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं और आप उस पर ताकि एक्शन ले सको। क्योंकि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, बात आ जाती है कंट्रोल पार्ट पे, एग्जीक्यूशन में। अगर आपने कंट्रोल ठीक नहीं कहा तो हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। और कंट्रोल के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? OEE। आपको डेली मॉनिटर करना है कि आपके प्लांट का, आपकी मशीन का OEE कितना आ रहा है, और जिस मशीन का या जिस डिपार्टमेंट का OEE कम आ रहा है आप उसको एक्शन लेना है। 50% या 0.5 जो रेशियो है OEE का, उसका मतलब है कि आप 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, अब 50% आपका लॉस हो रहा है, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपने OEE पे टारगेट करना है, OEE को मैक्सिमाइज करना है, आप कम से कम उसको 85% तक लेके जाना है। और आपका OEE अगर 85 और 90 आ रहा है तो मेरे हिसाब से कुछ डेटा में गड़बड़ी है, आपको डेटा ठीक करने की या सही से चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज होती हैं उन्हीं का जो OEE है वह 85 to 90 के आसपास आता है। नहीं तो जर्नली क्या होता है, सबका OEE 50%, 45% के आसपास घूमता रहता है। नेक्स्ट है हमारी टिप, अवेयरनेस ऑफ कॉस्टिंग। एक पीपीसी इंजीनियर को कॉस्टिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कॉस्टिंग कैसे की जाती है या कैसे करनी चाहिए, और हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे घटा सकते हैं। टाइम मोशन स्टडी के बारे में उसको पता हो कि टाइम मोशन स्टडी क्या है। बेसिकली क्या है, टाइम एंड मोशन स्टडी। इसके अंदर हम ये मॉनिटर करते हैं कि कोई एक प्रोसेस करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है और उसके अंदर जो ऑपरेटर लगा है उसका क्या क्या मोशन हो रहा है, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो आपने टाइम मोशन स्टडी अच्छे से आपको आनी चाहिए, तभी आप साइकिल टाइम वगैरह निकाल पाओगे और साइकिल टाइम के हिसाब से आप क्या है प्लानिंग कर पाओगे। उसके बाद आपको साइकिल टाइम, टेक टाइम और लीड टाइम भी पता होना चाहिए। लीड टाइम क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए फ्रॉम जीरो टू फिनिश कितना टाइम लग रहा है, वह लीड टाइम होता है। टेक टाइम क्या होता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है उसके हिसाब से
कितना टाइम लगना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, वो टेक टाइम हो गया। और साइकिल टाइम क्या है कि एक प्रोसेस को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वह हमारा साइकिल टाइम है। एक प्रोडक्ट पे एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लगना वाला टाइम क्या है, साइकिल टाइम। नेक्स्ट है हमारा साइकिल टाइम रिडक्शन, तो टिप नंबर 16 है साइकिल टाइम रिडक्शन। साइकिल टाइम रिडक्शन भी पीपीसी इंजीनियर को पता हो, तभी वह साइकिल टाइम को रिड्यूस कर पाएगा और अपने ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा टिप नंबर 17, वेबको, वैल्यू एडिड पर एम्प्लॉय कॉस्ट। यह सबसे ज़रूरी है पीपीसी वाले व्यक्ति के लिए। वेबको क्या है कि आप जो 10,000 पीस बना रहे हो उसमें 100 लोग लगे हैं या 50 लोग लगे हैं, तो हर बंदा क्या वैल्यू ऐड कर रहा है एक एक पीस में, वह क्या है हमारा वेबको। आपको पर एम्प्लॉय आउटपुट निकालनी है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक एम्प्लॉय से कितनी आउटपुट निकल के आ रही है, वह वेबको है हमारी, वैल्यू एडिड पर एम्प्लॉय कॉस्ट। नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 18, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड स्टॉक कंट्रोल। पीपीसी इंजीनियर को इन्वेंट्री के बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए कि इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है। इन्वेंट्री हमारी 3 प्रकार की होती है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल जो एज इट इज आया। डब्ल्यूआईपी क्या है, जब हमने रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस कर दिए वो हमारा डब्ल्यूआईपी हो जाएगा। उसके बाद फिनिश गुड क्या है, जब डब्ल्यूआईपी पे हमने सारे काम निपटा दिए और हमारा प्रोडक्ट पैक होके कस्टमर को भेजने के लिए तैयार है, वह हमारा फिनिश गुड हो जाएगा। तो एक पीपीसी इंजीनियर को बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री आना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10,000 पीस बनने हैं और भाई साहब ने मंगा लिया 20,000 पीस के हिसाब से मटेरियल अता पता ही नहीं है। तो उस हिसाब से इन्वेंट्री के बारे में उनको फुल नॉलेज हो, ताकि हम कम से कम मटेरियल के अंदर अपना प्रोडक्ट को, अपने जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, अपने आप में एक कॉस्ट है। आप स्टॉक तो कर लोगे, पता चला वो हमारा ऑर्डर अगली बार आया ही नहीं और वो रॉ मटेरियल हमारा ऐसे ही पड़े पड़े सड़ रहा है और बाद में हमें वो लिया था 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बेचना पड़ गया, तो 50 रुपये पर किलो पे हमें लॉस हो गया। नेक्स्ट टिप इज फीफो एंड लीफो। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको फीफो के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, और आपको फीफो इम्प्लीमेंट करना है जब आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो और उसको यूज करते हो। हमारी जो टिप नंबर 20 है वह है यील्ड कैलकुलेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स। यील्ड क्या होती है कि जब हम रॉ मटेरियल डालते हैं, सपोज हमने 100 ग्राम रॉ मटेरियल डाला और हम उससे 80 ग्राम का फिनिश गुड मिला, तो हमारा 20% का लॉस हो गया, तो हमारी यील्ड कितनी हुई, 80%। तो आपको यील्ड निकालना आने चाहिए, यील्ड कैसे निकालते हैं, और आपने उस पर भी एक्शन लेना है कि आप कैसे यील्ड इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि आप यील्ड इंप्रूव करोगे, आपकी प्रोसेस इंप्रूव होगी और आप टाइमली एग्जीक्यूट कर पाओगे ऑर्डर को। तो सारी की सारी जो कहानी है पीपीसी डिपार्टमेंट की, पीपीसी इंजीनियर की, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका कि जो भी हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको टाइमली एग्जीक्यूट करना है। बाकी सब क्या है, बाकी सब कहानी है। अगर कस्टमर को टाइम से प्रोडक्ट नहीं मिला, आप कितने भी सिस्टम बना लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितने भी प्रोसेस बना लो, उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज टिप नंबर 21, बॉम एंड बीओक्यू। बॉम होता है बिल ऑफ मटेरियल या बिल ऑफ क्वांटिटी। बॉम क्या है, एक प्रोडक्ट के अंदर लगने वाले सारे सारे रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स, बीओपी। तो एक क्या है, प्रॉपर लिस्ट होती है कि ये मेरा प्रोडक्ट ए बनेगा, मेरा मोबाइल बनेगा, तो उसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, बाहर से मैं क्या बीओपी पार्ट खरीदूंगा, जब पैक करूंगा तो पैकिंग मटेरियल क्या क्या लगेगा। तो एक पीपीसी इंजीनियर को बॉम के बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए, उसको बॉम की अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपरली मटेरियल को प्लान कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डीपीआर, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसी के ऊपर सारी चीज़ें घूमती हैं। आपने डेली के डेली प्रोडक्शन को मॉनिटर करना है। आपने देखना है कि किस मशीन पे कितना लॉस हुआ, किस ऑपरेटर ने कितना लॉस किया, क्या आउटपुट रही, क्या परफॉर्मेंस रहे, क्या आपके ब्रेकडाउन्स रहे। अगर आप उसको डेली के डेली नहीं मॉनिटर करोगे, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।